तो चलिए आज चलते हैं भारत के आधुनिक इतिहास के एक ऐसे दौर में जो बहुत जरूरी है लेकिन जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। लेकिन इस बड़ी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत दिल्ली के सत्ता के गलियारों से नहीं करेंगे। नहीं, हम चलेंगे एक छोटे से गांव में और सुनेंगे एक इंसान की कहानी। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये है मोहम्मद दीनू। आज इनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा है और ये याद कर रहे हैं नवंबर 1976 की उस एक खौफनाक रात को। 80 लाख, सोचिए जरा, दीनू भारत के उन 80 लाख से भी ज्यादा पुरुषों में से एक थे जिनकी उन्हीं की सरकार ने जबरदस्ती नसबंदी करवा दी थी। और इसे उन्होंने एक बलिदान का नाम दिया, एक ऐसा बलिदान जो उन्होंने अपने गांव को सरकार के गुस्से से बचाने के लिए दिया। देखिए, उत्तावर गांव पर जो ये छापा पड़ा था वो कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक देशव्यापी अभियान का हिस्सा था। तो हुआ यूं कि जब सरकारी अफसर नसबंदी के लिए गांव के आदमियों को ले जाने आए तो गांव के मुखिया अब्दुल रहमान ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अफसोस उनका ये विरोध काफी नहीं था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? एक सरकार अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर पूरी तस्वीर को समझना होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक से। तो देखिए, 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर एक जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में आती हैं। लेकिन सिर्फ 2-3 साल के अंदर ही पूरे देश में उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगता है। और फिर आता है 12 जून 1975 का दिन, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है जो उनकी सत्ता के लिए सीधा खतरा बन जाता है। और इसी के जवाब में 25 जून को वो आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। और बस सिर्फ एक दस्तखत के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया गया। अब ये जो आपातकाल था, ये कोई मामूली राजनीतिक दांवपेच नहीं था। ये 21 महीने का वो दौर था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश पर हुक्मनामे के जरिए शासन करने का अधिकार मिल गया। मतलब चुनाव टाले जा सकते थे और नागरिकों के अधिकार छीने जा सकते थे। सारी की सारी ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई थी। तो देखिए, इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या क्या। सबसे पहले लोगों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर जबरदस्त सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब सरकार की मर्जी के बिना कुछ भी छप नहीं सकता था। चुनाव तो अनिश्चितकाल के लिए टाल ही दिए गए थे। और तो और संविधान में 42वां संशोधन करके सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी गई। और ये जो कार्रवाई थी, इसका पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। मीसा और DISIR जैसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल हुआ। अकेले मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 35,000 लोग गिरफ्तार हुए और DISIR के तहत ये आंकड़ा 75,000 के भी पार चला गया। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ इन 2 कानूनों के तहत जेल में थे। अब इसी तानाशाही भरे माहौल में एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जो इमरजेंसी की ज्यादतियों का सबसे बदनाम चेहरा बना। और इस प्रोग्राम की कमान थी प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के हाथों में। 83 लाख, ये आंकड़ा है सिर्फ 1 साल का। 1976 से 77 के बीच 83 लाख लोगों की नसबंदी की गई और इनमें से ज्यादातर पुरुषों की नसबंदी जबरदस्ती की गई थी। ये पूरा अभियान ऊपर से नीचे तक जबरदस्ती पर ही चल रहा था। सरकारी अफसरों को बाकायदा कोटा दिया जाता था कि इतने लोगों की नसबंदी करवानी ही है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो या तो तनख्वाह रोक दी जाती थी या नौकरी से ही निकाल दिया जाता था। और हाँ, भारत की आबादी को कंट्रोल करने के इस अभियान को वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और फंडिंग भी मिल रही थी। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। जैसे पिपली गांव के हवा सिंह की कहानी। वो एक नौजवान विधुर थे। उन्हें बस से जबरदस्ती उतारा गया और उनकी नसबंदी कर दी गई। बाद में इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हो गई। हवा सिंह अकेले नहीं थे। अंदाजा है कि लगभग 2000 लोगों की मौत ऐसी ही खराब सर्जरी की वजह से हुई और ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। तो सवाल ये उठता है कि ये सब खत्म कैसे हुआ और इस पूरे दौर से आज हम क्या सीख सकते हैं। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया
और नतीजों ने सबको चौंका दिया। वो और उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गईं। ये आपातकाल के खिलाफ लोगों का साफ साफ फैसला था। और आखिरकार 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई, लेकिन इसकी यादें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। कई एक्सपर्ट्स आज भी उस दौर की तुलना आज के हालात से करते हैं। उनका मानना है कि देखिए 1975-77 में कानून बनाकर नागरिक आज़ादी को सस्पेंड कर दिया गया था और आज ये चिंता जताई जाती है कि कानून का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए एक हथियार की तरह हो रहा है। तब प्रेस पर सीधी सेंसरशिप थी। आज मेनस्ट्रीम मीडिया में एक सेल्फ सेंसरशिप का माहौल है। मतलब तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन नतीजा डर और दबाव का वही माहौल है। और चलिए वापस चलते हैं उतावर गांव मोहम्मद दीनू के पास, जिनकी कहानी से हमने ये सब समझना शुरू किया था। आज वो अपने 3 पोतों और कई परपोतों के बीच हैं। उन्होंने 7 पीढ़ियों को देखा है। वो उस भविष्य को देखने के लिए जिंदा रहे जिसके लिए उन्हें लगा था कि उन्होंने बलिदान दिया है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई लोकतंत्र एक बार जब उसे इस तरह सस्पेंड कर दिया जाए तो वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, आज़ादी की कीमत हमेशा सतर्क रहकर ही चुकाई जा सकती है और आखिर में इसकी हिफाजत करने वाले सिर्फ और सिर्फ उस देश के लोग ही होते हैं।